हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाँ भाई, लास्ट वीडियोस में जो हमारा प्रीवियस सेट ऑफ वीडियोस था उसमें हमने क्लास 10th के लिए चैप्टर लाइट कवर किया था, इजंट इट? जो हमारे पास्ट लेक्चर्स थे उन पास्ट लेक्चर्स की वो जो सीरीज थी जिसमें 3 वीडियोस थी, 3 वीडियोस का ब्रेकअप कैसे था कि उनमें से जो 2 वीडियोस थी वो 2 वीडियोस थी पूरी की पूरी चैप्टर लाइट के लिए, जिसमें हमने एक में हमने रिफ्लेक्शन कवर किया था और एक में हमने रिफ्रैक्शन कवर किया था। वहीं जो अगली वाली जो वीडियो थी, अगले वाली उसी वीडियो में हमने किए थे क्लास 10th के PYQs CBSE के, isn't it? लास्ट सेट ऑफ वीडियो में हमने ये काम किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सेम इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे 3 सेट ऑफ वीडियोस आएंगे, जिनमें से जो वीडियो 1 और जो वीडियो 2 होगी वो सिर्फ और सिर्फ होगी इस चैप्टर की जो थ्योरी है, और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें होंगे CBSE के PYQs। आई बात समझ? और ये जो 2 थ्योरेटिकल वीडियोस होंगी, अगर ये 2 थ्योरेटिकल वीडियो पूरी की पूरी देख ली तो ये 100% गारंटीड है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिसिटी से वो इन्हीं 2 वीडियो से आएगा। आई बात समझ? CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जितने भी PYQ हैं सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे, प्लस जो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 100% इसी वीडियो में कवर होंगे। यानी कि अगर ये वीडियो 1 और वीडियो 2 अगर मैंने पूरे ध्यान से देख ली तो इसका मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो 100% कवर हो जाएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। आई बात समझ? जो मैं बोलूं उसे बड़े ध्यान से देखना, जो मैं लिखूं उसे बड़े ध्यान से लिखना, सारा का सारा फोकस बोर्ड पे रखना। 2 घंटे में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाएगी। वीडियो 1 1 घंटे की और वीडियो 2 भी 1 घंटे की, 2 घंटे में पूरी इलेक्ट्रिसिटी हम कवर करेंगे। आई बात समझ? चलो मूविंग नेक्स्ट। सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसे? ठीक है, ये बात तो आपने हमें बता दी कि भाई आने वाली जो वीडियोस हैं या आने वाली 2 वीडियोस में हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। बट सर आपने अपनी पहली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में ये बोला था कि अगर हम कोई भी चैप्टर स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या स्टडी करें कि उस चैप्टर के जो नाम है, नाम का क्या मतलब है। जैसे अगर इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके व्हाट का आंसर सर्च करो, क्योंकि अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के व्हाट का अगर मैंने आंसर ढूंढ लिया तो यह बात क्लियर है कि मेरा एटलीस्ट 30 से 40% चैप्टर ऐसा का ऐसा ही कवर हो जाएगा। आई बात समझ? तो सबसे पहली बात कि सर इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम करंट पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, पर सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी ही क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि जो मेरे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से, जैसे मेरा प्रोटॉन है, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। अब यह बात देख के बतानी है मुझे कि क्या न्यूट्रॉन कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। यह बात ढूंढ के बतानी है मुझे कि क्या न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। आई बात समझ? न्यूट्रॉन वैसे तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल है। आई बात समझ? तो किसी भी जगह से, लेट से ये कोई भी पाइप है, इस पाइप से जो मेरे इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट है
लेट्स से सारे के सारे चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन की कहानी है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के लिए, लेट्स से मैं बात करता हूं प्रोटॉन्स के लिए। तो इसमें देखो, जो सबसे पहले वाली जो मेरी ट्यूब है, इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन इस एंड से, एंड ए से एंड बी की तरफ मूव करके जा रहे हैं। सिमिलरली जो मेरी जो पाइप बी है, पाइप बी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें क्या है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूवर्ड साइड ए की तरफ जा रहे हैं। ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी, नीचे क्या हो रहा है कि बी से ए की तरफ मेरे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को, जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से वहां जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से यहां आ रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट का नाम क्या है, इन्हीं का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ। मोशन है चार्जेस का, मोशन ऑफ चार्जेस, और फिनोमिना क्या है, फिनोमिना है सर इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर मेरे इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से वहां मूव करे, वहां से यहां मूव करे, यहां से यहां मूव करे, बस उनकी मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ। अब सबसे बड़ी बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और आगे भी पेपर में आ सकता है। ये डिफेंस, ये जो क्वेश्चन है, ये डिफेंस के या मेरे बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके नजरिए से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे, ठीक है। अगर मैं इस केस की बात करूं, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करें, यहां इसमें प्रोटॉन यहां से यहां मूव करें, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करें, इसमें प्रोटॉन यहां से यहां मूव करें, ये तो सब ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की है। पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, या मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, उसमें देखो एक बात आती है, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज opposite to the direction of flow of electrons। और आगे क्या होगा, and same to the direction of फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात देखो उसने क्या बोली कि जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे जो अपोजिट डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और क्या होगी, सेम टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरे प्रोटॉन्स फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फ्लो ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सर हमने पढ़ा था कि वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन, मैं बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन जो है वो होगी इलेक्ट्रिसिटी की। आई बात समझ। और प्रोटॉन के केस में क्या कहानी है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। आई बात समझ।
कि यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से तो अपोजिट और प्रोटॉन्स की डायरेक्शन के सेम, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी। यह बात आई समझ, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है 10th में या कई बार 12th में क्वेश्चन आता है, या कभी कभी जितने भी कॉम्पिटिटिव मेरे एग्जाम्स हैं, मेरा नीट है, मेरा एनडीए, सीडीएस, जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में ये सेम चीज देखने को मिलेगी। आई बात समझ? इस चीज में कोई डाउट? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज क्लियर। मूविंग फर्दर, करंट। अब सर करंट क्या चीज है? व्हाट इज अ करंट? देखो, अगर मैं इस फोटो में ध्यान से देखूं, अगर लेट्स से मैं अलग ही एक फोटो बनाता हूं, लेट्स से ये सेम कोई ट्यूब है, ठीक है, ये है साइड ए, ये है साइड बी, और मेरे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसी भी ठीक है, अगर मैं किसी एग्जांपल से बात करूं तो ये समझो, मान लो ये कोई एक वो है लेट्स से जो बोर्ड पे है, सेम चीज ये ट्यूब है, इस ट्यूब में यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया और वो मूव करते करते यहां आ रहे। तो इस पूरी ट्यूब का अगर मैं यूनिट एरिया कंसीडर करूं, लेट्स से ये जो है, ये जो थोड़ा सा जो डेप्थ वाला पार्ट है, लेट्स से ये मेरा यूनिट एरिया है, तो इस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, तो इस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, उसी का नाम क्या हो जाएगा? करंट। यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। यानी कि ये इसका जो यूनिट एरिया है, ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं, पर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पास हो रहे हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा मेरा करंट। आई बात समझ? करंट क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये देखो मैंने बोला कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 6 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में मूव कर रहे हैं, तो क्या मैं करंट को 6 एम्पियर बोल सकता हूं? मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज है और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। जो चीज है मेरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने ये तो डेफिनेशन पढ़ी होगी, या ये हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू NE, जहां पे E की वैल्यू क्या है? 1E इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वो कितना होता है? वो ये होगा -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ये है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। अब अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज पूछूं तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, isn't it?
तो यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मैं अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे बना सकता हूं? सिंपल, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ? तो यानी कि इस केस में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज होगा? वो होगा 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो जाएगा मेरा कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास हो रहा है। उसने पूछा कि जो चार्ज है कितना चार्ज ट्रांसफर होगा पर यूनिट टाइम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है करंट। तो करंट का क्या फॉर्मूला बन गया? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, इजंट इट? जिसमें करंट को तो मैं किस चीज से डिनोट करूंगा? करंट को तो मैं डिनोट करूंगा I से। करंट को किस चीज से डिनोट करूंगा? करंट डिनोट हो जाएगा मेरा I से, और I का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया करंट। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। एक तो हो सकती है इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट होगी इसकी एम्पियर, एम्पियर या एम्पियर। आई बात समझ? इसकी जो डायरेक्ट यूनिट है, डायरेक्ट यूनिट क्या? कि सर वो यूनिट्स जो फॉर्मूले से बनी है, Q का जो फॉर्मूला है वो तो हो जाएगा मेरा कूलम, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसकी डायरेक्ट यूनिट क्या हो जाएगी मेरी? कूलम पर सेकंड। आई बात समझ? तो यानी कि करंट के दो फॉर्मूला, करंट की दो यूनिट्स होंगी। करंट की मेरे पास दो यूनिट्स है। SI यूनिट तो है मेरे पास एम्पियर, और मेरी जो डायरेक्ट यूनिट है, डायरेक्ट यूनिट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कूलम पर सेकंड। आई बात समझ? तो करंट के बारे में बात हुई क्लियर। करंट होगा क्या? कि सर पर सेकंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है। फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मैं चार्ज कैसे बना दूंगा? उसे E से मल्टीप्लाई करके। अगर 12 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 12 इंटू E, और E की वैल्यू क्या? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। फॉर्मूला सॉरी यूनिट्स, एक यूनिट तो होगी सर उसकी एम्पियर, और दूसरी उसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकंड। आई बात समझ? इतनी चीज में किसी को डाउट? इतनी चीज में किसी को डाउट? एम्पियर क्या है सर? एम्पियर है मेरी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है मेरी एम्पियर। अब मेरी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। डिफाइन 1 एम्पियर, कि मेरा 1 एम्पियर क्या होगा? व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या चीज है? देखो, दिखती सी बात है। मैं अगर बोलूं I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, ठीक है। अब उसने पूछा कि ये जो करंट है, करंट 1 कब होगा? जब क्या हो? जब मेरा चार्ज भी 1 हो और मेरा टाइम भी 1 हो। अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या कभी मुझे 1 मिल सकता है? मुझे हमेशा 2 मिलेगा। यानी कि अगर मुझे अपना करंट 1 एम्पियर बनाना है, अगर मुझे अपना करंट 1 एम्पियर बनाना है तो मैं इसे भी 1 रखूंगा, इसे भी 1 रखूंगा। यानी कि 1 एम्पियर की क्या कहानी हो जाएगी? 1 एम्पियर इज अमाउंट ऑफ करंट flowing through any cross sectional area. 1 ampere is the amount of current flowing through any cross sectional area from which 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge passes इन यूनिट एरिया। यानी कि अगर किसी, देखो
ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम था, अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि यूनिट टाइम में, एक यूनिट ऑफ टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा, वो हो जाएगा करंट, इजंट इट। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होगा अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो, यानी कि यहां से कितना भी हो सकता था, 2 कूलम, 8 कूलम, 50 कूलम, 250 कूलम, पर अगर 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है तो करंट का क्या नाम हो जाएगा, करंट को मैं बोल दूंगा कि सर करंट है 1 एम्पियर। आई बात समझ? डेफिनेशन ने यही तो बोला, डेफिनेशन ने यही तो बोला, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes from any cross sectional area in 1 second, cross sectional area in 1 second, उसका नाम क्या हो जाएगा, उस करंट का नाम है 1 एम्पियर अगर 1 कूलम का चार्ज पास करे किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से इन 1 सेकंड। आई बात समझ? इस चीज में किसी को डाउट? चलो अब है अब बात होगी मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स की। देख हमने कई बार ये सर्किट देखे होंगे अपनी नोटबुक में, कभी कभी हमें ऐसा सर्किट देखने को मिलता है, पर हमें सर ये समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें याद करना है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूं रेजिस्टर की, रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर ये देखो मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करूंगा या मैं रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में दिखाऊंगा कैसे। रेजिस्टेंस को मैं शो करूंगा ऐसे जिगजैग लाइन से, ठीक है। ये तो है कि अगर मेरा रेजिस्टेंस है, पर अगर मेरा कोई ऐसा रेजिस्टेंस है, कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस हो तो उसे मैं कैसे डिनोट करूंगा, रेजिस्टेंस, और ये साइन हो जाएगा मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस का। आई बात समझ? अगर मैं बात करूं मेरी, अगर मैं बात करूं सेल की, जो मेरे बैटरी के जो सेल्स होंगे, सेल्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे एक टर्मिनल बड़ा, एक टर्मिनल छोटा, बड़ा वाला होगा मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला होगा मेरा नेगेटिव टर्मिनल, और सेल्स से मिलके ही बैटरी बनेगी, यानी कि सेल्स से मिलके ही बैटरी बनेगी। तो बैटरी मेरी है क्या सर, बैटरी मेरी इज नथिंग देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इजंट इट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके पास कितने सेल हैं सर, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये एक 4 सेल की बैटरी है, 4 सेल की बैटरी है। ध्यान क्या रखना है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे सेल का पॉजिटिव, इस सेल का नेगेटिव, दूसरे सेल का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, यानी कि एक सेल के नेगेटिव से दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ही हमें कनेक्ट करना है। मैं कभी भी एक सेल का नेगेटिव उस टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट नहीं कर सकता, मुझे हमेशा एक के नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट करना है। तो यानी कि मुझे बैटरी भी समझ आई। अब बात होगी की को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये होगी मेरी एक ओपन की, ओपन की। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड की तो क्लोज्ड की कैसी होगी,
ये ओपन की और ओपन की के अंदर एक डॉट, ये है असल में मेरी क्लोज्ड की। आई बात समझ? फिर मैं बात करूंगा ओपन की, क्लोज की, फिर मैं बात करूंगा स्विच की। स्विच के भी दो टाइप होंगे, ये है मेरा ओपन स्विच, और जब ही यही स्विच, ये है मेरा क्लोज्ड स्विच। आई बात समझ? स्विच मेरे दो तरह के होंगे, एक होगा ओपन स्विच, एक होगा क्लोज स्विच। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ओपन स्विच और ओपन की के केस में सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि नो करंट। और इस केस में भी क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आई बात समझ? क्लोज्ड स्विच और क्लोज्ड की के केस में ही सर्किट के अंदर करंट होगा। आई बात समझ? अब मैं बात करूंगा मेरा एमीटर। एमीटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, ठीक है। एक होगा मेरे पास वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। आई बात समझ? तो ये कुछ मेरे पास सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन होंगे जो मैं अपनी ड्राइंग के केस में दिखाऊंगा। कई बार मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि कनेक्ट या शो एनी सर्किट डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स, अ बल्ब एंड अ रेजिस्टेंस। इसमें एक चीज और है, सॉरी एक चीज और है, लाइट बल्ब को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये है सर्कल के अंदर ऐसे क्रॉस, ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को, या इलेक्ट्रिक बल्ब को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे भी मैं किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई बात समझ में? चलो नाउ मूविंग फर्दर, अगर मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं क्वेश्चन दूं कि कोई भी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक सर्किट डायग्राम बनाओ, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए बैटरी ऑफ 4 सेल्स, फिर हो सकता है मेरा एक बल्ब होगा, और क्या होगा, एक उसमें एमीटर होगा, एक मेरे पास एमीटर होगा, और मेरे पास एक होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, मुझे इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले है मेरे पास बैटरी 4 सेल की, तो बैटरी बनाओ, 1 सेल, 2 सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ये इसमें एडिशनल क्या हो सकता है कि इसमें एक क्लोज्ड की भी लगाओ, क्लोज्ड की। ठीक है, तो ये बैटरी होगी 4 सेल की। यहां पे इसके पास है, देखो ये है ओपन की, पर अगर इसी ओपन की के अंदर एक डॉट आ जाए, अब ये है क्लोज्ड की, तो यानी कि हमारी बैटरी हो गई, क्लोज्ड की भी हो गई, बचा क्या, एक बचा बल्ब, एमीटर और एक रेजिस्टेंस। तो अब लगाएंगे, अब लगाते हैं बल्ब। ये आ गया बल्ब, बल्ब के बाद आएगा एक रेजिस्टेंस, और एंड में है मेरा एमीटर। ये आ गया मेरा एमीटर। आई बात समझ? तो यानी कि ये वो सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये होगा मेरा कोई भी ऐसा सर्किट डायग्राम जिसके पास बैटरी है 4 सेल्स की, उसके पास एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है, एक क्लोज्ड की है। गेटिंग माई पॉइंट? इस चीज में किसी को डाउट? चलो सर्किट डायग्राम्स में तो आई होप किसी को डाउट होगा नहीं। अब बात करते हैं पोटेंशियल।
देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दो सिमिलर टर्म्स हैं, पर ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। कई बार हमें लगता है कि पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस ही पोटेंशियल है, पर असल में अगर मैं बड़े ध्यान से सोचूं तो दोनों में बड़ा फर्क है। पोटेंशियल क्या है? देखो, अगर पोटेंशियल को मैं एट फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में बात नहीं करता, मैं अगर बात करूं कि पोटेंशियल वैसे क्या है, मैं वैसे पोटेंशियल किसे बोल सकता हूं? पोटेंशियल का जो मेरा वर्डली मीनिंग है वो हो जाएगा क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होगा कि मैं कोई भी काम करने का, जैसे मुझे कोई भी काम करने को दिया, मैं उस काम को कितनी जल्दी खत्म कर सकता हूं, वो मेरा पोटेंशियल बताएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट से मुझे ये एक बहुत भारी बैग है, इसे उठा के और लेट से 5 किलोमीटर तक चलना है, ये काम लेट से मैंने कर दिया 20 मिनट्स में। कोई और इंसान आया, उसने सेम काम को लेट से 16 मिनट्स में फिनिश कर दिया, तो मैं कहूंगा क्या कि दिस मैन या दिस ह्यूमन बीइंग हैव मोर पोटेंशियल देन मी, यानी कि इस इंसान के पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मेरे पोटेंशियल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर उसने सेम काम कम टाइम में किया है। यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कोई भी काम कोई इंसान कितना इजीली कर सकता है, वो चीज हो जाएगी पोटेंशियल, इजंट इट? तो अगर मैं पोटेंशियल को इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में बात करूं तो वो क्या होगा? वो देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ए। इजंट कुछ नहीं है, डेफिनेशन कई बार समझ नहीं आती। ये चीज देखो, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है? और ये है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे कोई चीज रखी है जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बात है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज असल में क्या है? इसके हर एक वर्ड में इसकी एक वी कैन से इसके हर एक वर्ड में इसकी एक गुण छुपा है या इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी है। सबसे पहला है यूनिट, यानी कि 1 कूलम है। और यूनिट का मतलब क्या है कि वो 1 कूलम का चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब है +1 कूलम का चार्ज है। और टेस्ट चार्ज का मतलब है कि अगर यहां कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, इसके होने से इस पूरी दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहली बात, वो +1 कूलम का चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है, इसके यहां रखे होने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट ए तक लेकर आऊं तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अरे अगर मैं किसी भी चीज को उठाऊं और वहां से उठा के उसे किसी दूसरे पॉइंट पे रखूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। यह बेसिक मैकेनिक्स है। क्लास 9th में हमने वर्क डन पढ़ा था। अगर किसी भी चीज में वर्क डन था, क्या वर्क डन था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है, इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा वर्क डन हुआ है। तो यानी कि अगर मैं इसे यहां से उठा के यहां तक डिस्प्लेस करता हूं तो यानी कि कुछ ना कुछ तो काम मैंने किया है। तो यही वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो मैं पर यूनिट चार्ज करूंगा, इसी का नाम हो जाएगा पोटेंशियल। यानी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट ए तक अगर मैं लेके आऊं तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और उसी काम का नाम क्या है? उसी काम का नाम है पोटेंशियल। यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ए।
इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के किसी पॉइंट ए तक लेकर आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा सर? उसी का नाम होगा पोटेंशियल। आई बात समझ? यानी कि अगर मैं पोटेंशियल की फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ए। और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल वी से। पोटेंशियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल वी से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, इजंट इट? इसकी जो यूनिट्स हैं, अगेन इसकी जो SI यूनिट होंगी, इसकी जो SI यूनिट है, इसकी SI यूनिट हो जाएगी मेरी वोल्ट, और इसकी जो डेराइव्ड यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट, ये देखो वर्क डन की यूनिट होगी जूल और चार्ज की होगी कूलम। तो यानी कि डेराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम। इतनी चीज में किसी को डाउट? पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल कुछ नहीं है, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क डन मैंने किया, वो काम हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। कि अब ये सब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा V से। ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट B टू एनी पॉइंट A। देखो पोटेंशियल के केस में क्या चीज थी? अगर मैं अपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाऊं और उसे किसी पॉइंट ए तक लेकर आऊं तो मैं बोल दूंगा कि सर ये तो पोटेंशियल है, आपने बताया था ये तो पोटेंशियल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं? मैं इसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अब की बार इनफाइनाइट से नहीं उठाता, किसी एक पॉइंट बी से उठाता हूं और बी से ए तक लेके आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, बी से ए तक लेके आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अब की बार इनफाइनाइट पे नहीं है, अब की बार किसी पॉइंट बी पे है, बी से ए तक लेके आने में कितना अमाउंट वर्क डन है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इनफाइनाइट से लेकर आता ए तक, ये था पोटेंशियल। अब इनफाइनाइट की वजह बी से किसी पॉइंट ए पे आया है, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ? आई बात समझ? अब ये होगा डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। कुछ भी आ सकता है। वो पूछ सकता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा, या वो पूछ सकता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहली बात, अगेन वही चीज, पोटेंशियल थी वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि ये 1 कब होगा? जब ये 1 हो और ये भी 1 हो। इसे 1 को 1 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आएगा। क्या कभी मैं 2 को 4 से डिवाइड करके 1 लेके आ सकता हूं? क्या मैं कभी 4 को 2 से डिवाइड करके 1 लेके आ सकता हूं? यानी कि अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूं, अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो ही मेरा क्या आएगा? अब 1 को 1 से डिवाइड करने के बाद 1 ही आएगा। तो पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगी? जब मेरा वर्क डन 1 हो और मेरा चार्ज भी 1 हो। यानी कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क, if 1 joule of work is done in taking any unit positive test charge from infinite
टू एनी पॉइंट ए, टू एनी पॉइंट ए is then potential is said to be 1 volt। अब अगर मैं सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखना चाहूं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सर मेरा सिंपली फ्रॉम इनफाइनाइट की बजाय फ्रॉम बी आ जाएगा, बी टू ए, और ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ एक ही फर्क है, पोटेंशियल के लिए इनफाइनाइट से आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किसी पॉइंट बी से आएंगे। आई बात समझ? पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या, फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ क्लियर। चलो नाउ मूविंग फर्दर, अब है ओम्स लॉ, और यहां से क्वेश्चन 1000% आएगा। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी की बैकबोन है। जब तक ओम्स लॉ समझ नहीं आएगा ना तो आगे की इलेक्ट्रिसिटी समझ आने वाली, ना इसके आने वाले न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व होंगे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का अगर मुझे कुछ भी चीज करनी, मुझे ओम्स लॉ तो पता ही पता होना चाहिए। वो एज इट इज तो पेपर में आ सकता है, डिफाइन ओम्स लॉ, पर बात यह है कि इससे आगे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो प्योरली बेस्ड होगी ओम्स लॉ के ऊपर। तो ओम्स लॉ को बड़े ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ ने क्या बोला, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स द सेम। सबसे पहली बात, अगर मेरी फिजिकल कंडीशंस सेम है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले केस में मैंने क्या बोलना था कि इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां मूव करी, इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां मूव कर रही है, ठीक है, ये बात मैंने बोली थी। अब जो फ्लो ऑफ करंट है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या जो फ्लो ऑफ करंट है, उसके लिए उसने क्या बोला कि अगर लेट्स से ये जो पाइप है जहां से मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव कर रहे थे, तो यानी कि जाहिर सी बात है इसी के अपोजिट मेरा करंट फ्लो करता होगा। अब उसने क्या बोला, अगर इस पाइप के ऊपर जो फिजिकल कंडीशंस हैं, अगर इस पाइप के ऊपर जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि सर प्रेशर, जैसे कि टेम्परेचर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है इस पाइप के ऊपर, तो इस पाइप का जो करंट फ्लोइंग है, क्या बोला, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू एंड। यहां पे लेट से पोटेंशियल डिफरेंस ए है और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस लेट से बी है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। अब उसने क्या बोला कि अगर ये सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस सेम है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो करंट फ्लो ज्यादा करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कम करंट फ्लो करेगा। बस बात है कि ये दोनों फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए। लेट से ये कोई पाइप है, इस पाइप से यहां मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर इस पाइप के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां से यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल है उसके। अगर इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अगर इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा तो कम करंट फ्लो करेगा। आई बात समझ? यानी कि उसने बोला V is directly proportional to I, current is directly proportional to, ये देखो उसने क्या बोला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आई मेरी, ये है मेरा ओम्स लॉ, इजंट इट। अब मुझे ये पता है कि जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा और इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है, इसमें वो कांस्टेंट है R।
और यहां से फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल्स टू आई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब देखो बात क्या है, अब हम बात करेंगे इस R की कि सर ये R क्या है। ये R सबसे पहली बात क्या है, ये है मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो किसी प्रोपोर्शनल टर्म के बाद आया है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका नाम क्या है सर, इस R का नाम है रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस असल में क्या है, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R कितना हो जाएगा मेरा V बाई आई, यानी कि इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V बाई आई। तो असल में रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग। देखो V बाई आई क्या है, V बाई रेशियो ही तो है, तो यानी कि V बाई आई है, इट इज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि रेजिस्टेंस को लेके ये तीन बातें तो हमारी क्लियर हुई। रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल्स टू V बाई आई क्या है, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। अब ये चीज समझो, अगेन वही डायग्राम, अब मान लो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इन्हें कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस मिलता होगा। इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ चीज तो अपोज करती होगी, इजंट इट। लाइक अगर मैं कोई बॉल भी फेंकूं तो भी कुछ दूरी के बाद जाके रुक जाएगी। मैं अगर कुछ भी चीज फेंकूं, इस दुनिया में हर चीज के मोशन के ऊपर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं तो उन्हें भी तो रेजिस्टेंस फील करेंगे। जो ये मेरे जो चार्ज पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फील करेंगे, उनके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लगेगा। तो यही जो ऑपोजिशन है ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस करंट को रोकने वाला, करंट को जो अपोज करेगा, उसी अपोजिशन का नाम क्या है, उसी अपोजिशन का नाम है रेजिस्टेंस। आई बात समझ। जब भी करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसी फ्लो ऑफ करंट को जो रेजिस्ट करेगा, उसी रेजिस्टिंग इफेक्ट का नाम क्या है, वो है रेजिस्टेंस। रोकथाम, वो रुकेगा कैसे, उसे अपोज कौन कर रहा है। अब ओम्स लॉ से हमें यह बात तो पता चली, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R की फॉर्मूला यहां से क्या आया, V बाय आई। R का फॉर्मूला क्या है मेरा, V बाय आई। तो रेजिस्टेंस क्या सर, ऑपोजिशन ऑफर्ड, फॉर्मूला क्या V बाय आई। अब बात करते हैं इसके, उसकी यूनिट्स क्या क्या होंगी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले SI यूनिट की, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट होगी इसकी ओम। और मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ओम का सिंबल बनाना देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। आई बात समझ। इसकी जो डेराइव्ड यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी सर, इसकी डायरेक्ट यूनिट हो जाएगी देखो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो सर R होगा V बाय आई। तो यानी कि इसकी होती है वोल्ट, इसकी होती है एम्पियर, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी दूसरी, वोल्ट पर एम्पियर या V बाय ए। कुछ भी बोल सकता हूं मैं
कुछ भी बोल सकता हूं। और एक बात का ध्यान रखना, यह है मेरा ग्राफ ओम्स लॉ का, ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। और ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज अ स्ट्रेट लाइन inclined on time axis, inclined on time axis। आई बात समझ। और एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से लिख लो, क्या कि स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ या V by I ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। यानी कि जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है, ओम्स लॉ के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप मुझे रेजिस्टेंस देगा। आई बात समझ। ये दो क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में देखने को मिले हैं कि स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ विल गिव व्हाट, रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कुछ भी दे सकता है वो। आंसर क्या होगा कि रेजिस्टेंस या स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ या V by I ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में कहानी क्लियर हुई। सर सबसे पहली बात हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ी कि वो ऑपोजिशन ऑफर्ड है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी करंट को जो अपोज करेगा, उस करंट के फ्लो को जो अपोज करेगा उसका नाम होगा रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हमने पढ़ी, सर रेजिस्टेंस एक चीज और भी हो सकता है। रेजिस्टेंस हो सकता है इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग का जो रेशियो है इसी का नाम क्या है, इसी का नाम रेजिस्टेंस है। फिर हमने पढ़ा सर R इज इक्वल्स टू V बाय I। फिर हमने पढ़ा कि सर जो उसकी यूनिट होगी वो होगी ओम, डायरेक्ट यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर। फिर हमने ये दो चीजें पढ़ी, स्लोप पढ़ा और हमने ग्राफ पढ़ा। अगेन क्वेश्चन है कि एक ओम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज सॉरी एक ओम रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज या डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा सर, R इज इक्वल्स टू V बाय I। अगेन सेइंग ये एक कब होगा, जब ये भी एक हो तो वो भी एक हो। तो यानी कि रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm if 1 ampere of current, 1 ampere of current flows through any cross section, any cross section of a wire if potential difference is 1 volt। तो यानी कि एक ओम रेजिस्टेंस क्या होगा सर, कोई भी रेजिस्टेंस को मैं एक ओम तब बोल सकता हूं जब मेरे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, जब पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर का 1 वोल्ट होगा। यानी कि अगर ये मेरी वायर है, लेट से यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 7 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है सर इसका 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर इस कंडीशन में यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो अगर 1 एम्पियर हो, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर इसका जो रेजिस्टेंस है ये होगा 1 ओम। आई बात समझ, ये बात आई समझ। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, इलेक्ट्रिसिटी के इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम है। करंट क्या होगा, करंट क्या, उसका फॉर्मूला, यूनिट्स, डायग्राम। फिर क्या होगा कि सर 1 एम्पियर क्या चीज है। फिर हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट
कि मैं बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं सेल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। फिर है पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा। फिर हमने पढ़ा कि सर 1 ओम रेजिस्टेंस क्या है। तो यानी कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें क्लियर हुई। इसके आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, ठीक है।